अच्छा, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का पड़पोता सुजात अम्बेडकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचता है? ये बहुत सिंपल सवाल तो है नहीं। सुजात अम्बेडकर को कभी रिजर्वेशन का कोटे वाला है ऐसा कोई ताना मिला है? कोटा या रिजर्वेशन नहीं, बट तुम अंबेडकर हो इसलिए यहाँ पे पहुँच पाए हो, ऐसे बहुत जेलस लोगों से। या और वो हमको ताना देते कि आप में मेरिट नहीं है, तो हाउ डू यू सी दिस मेरिट का ताना, तुम मेरिट वाले नहीं हो क्या? कि तुम मेरिट की बात करते हो, मैं कोटे से नहीं लड़ूंगा, मैं ओपन से आऊँगा, मैं तुम्हारी सीट खाने आ रहा हूँ। तुमको मेरिट की पड़ी है तो तुम तुम्हारी सीट मेरे से बचा के दिखाओ। कब तक आरक्षण लोगे? 70 साल हो गए, 75 साल हो गए आरक्षण लिए जा रहे हो, कभी तो छोड़ोगे? किसी दलित या बहुजन को बनाओ, शंकराचार्य, भट्ट, पंडित जी, फिर आगे की बात करेंगे। तिजोरी दो हमको, तिजोरी दो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की तिजोरी दो, वो तो आपके बाप की रिजर्व्ड है। फिर हमारे रिजर्वेशंस पे क्यों जलते हैं लोग? लेकिन हमारे लोगों पर एक आरोप भी रहता है कि ये लोग आरएसएस और बीजेपी के फुट सोल्जर हैं। उनके बेटे कभी जेल नहीं जाएंगे, उनके बच्चे जेल नहीं जाएंगे, उनकी औलाद एसी कार में घूमेंगे, घर पे बैठेंगे और भारत का अगला मंत्री या प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे उसके सपने देखेंगे। जो जेल में जाएंगे वो बहुजन बच्चे जाएंगे। जो विक्टिम है उसी को ब्लेम कर दो कि यूपी में योगी की सरकार बन गई तो दलित बहुजनों ने 5 किलो चावल लेके वोट दे दिया। उनको मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप हमको मत समझाइए, पॉलिटिक्स करिए। आप अपने रिश्तेदारों को इतना कन्विंस कीजिए कि बीजेपी के लिए वोट नहीं करना है, हमारे लिए उतना काफ़ी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके हमको सिखाने से अच्छा आपके जो चाचा बीजेपी के व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजते हैं उनको बंद करा दीजिए, हम मेहरबानी समझ लेंगे यहाँ पे। तो जर्नलिज्म किया, उसके बाद जर्नलिज्म की कुछ प्रैक्टिसेस की, कहाँ काम किया और भारत के न्यूज़ रूम में कैसा एक्सपीरियंस रहा? वहाँ का एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा था। और वो न्यूज़ रूम में मैंने भी कास्टिस्ट कमेंट्स सुने हैं। वहाँ के एडिटर ने एक मेरे पे भी कास्टिस्ट कमेंट्स किए, आई डोंट वांट टू रिपीट देम, बट वो जब भी हो रहा था तभी मेरे दिल में एक ऐसा सवाल चल रहा था कि आज यहाँ पे मैं भी अगर ये सुन रहा हूँ तो बाकी के न्यूज़ रूम्स में, खासकर का हिंदी बेल्ट में, जय भीम, स्वागत है आपका द न्यूज़ वीक की इस खास पेशकश में। और आज इस फ्रेम में स्क्रीन पर मेरे साथ जो चेहरा है उस चेहरे को आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि वो एक जाना पहचाना नाम है और उस महानायक के परिवार से, उनके खून से जुड़ा हुआ नाम है जिसके लिए हम सब लोग हमेशा जय भीम का नारा लगाते रहते हैं। और उनके जो काम हैं जिनकी बदौलत आज हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पा रहे हैं, जब उनको देखते हैं तो उनकी भी याद आ ही जाती है। मेरे साथ हैं सुजात अम्बेडकर जो कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पड़पौत्र हैं। दिल्ली में हम बैठे हैं तो यहाँ नॉर्थ इंडिया की भाषा में पड़पोता शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेट ग्रैंडसन। तो वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पड़पोते हैं और इस वक्त हम लोग दिल्ली में बैठे हैं। हम एक दूसरे से बहुत सारे सवालों के जवाब लेने वाले हैं, कई सारी बातें करने वाले हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विरासत है, उस परिवार में, जिस परिवार में इनका जन्म हुआ है, वो उस विरासत को अब कहाँ लेके जाने वाली है, क्या इनके इरादे हैं, युवा हैं, भविष्य क्या होगा, क्या रणनीतियाँ बनाई है। वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता के तौर पर अभी काम कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी जो चुनाव भी लड़ रही है, क्या वो अम्बेडकरवादी राजनीति को स्थापित कर सकती है और सत्ता में कुर्सी पर काबिज हो सकती है? इस तरह के कुछ सवाल होंगे और हम सुजात अम्बेडकर से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सुजात, बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय भीम। ये जय भीम जब हम लोग बोलते हैं तो जय भीम हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत एक बड़ी इंस्पिरेशन के तौर पे देखते हैं और हम मानते हैं कि यार वो व्यक्ति अगर उस समय नहीं उन्होंने काम किया होता तो शायद आज मैं अच्छे से यहाँ बैठ के कपड़े पहन के मज़े से जय भीम नहीं बोल पाता। बराबर है। तो हमारी एक इमोशनल कनेक्ट बहुत जुड़ी हुई है, क्योंकि आप तो उस परिवार में ही पैदा हुए हैं और आपको बताया गया होगा, जब बोलना सीखा होगा कि भाई बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर आपके दादा हैं। तो जय भीम जब बोलते हो तो किस तरह के इमोशंस आते हैं दिमाग में? ये एक्चुअली शब्दों में कैद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ। एक जब भी हम जय भीम कहते हैं तो सबसे पहले एक अंदर से जोश आ जाता है और एक खड़े रहने का और कुछ करने का एक जोश अंदर से आ जाता है।
दूसरी तौर पे जय भीम कहने से एक बहुत सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और कनेक्टिविटी भी आ जाती है कि हम अपने लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, हर किसी को झुक के, गले लगा के, हाथ मिला के, नमस्कार करके, हाथ जोड़ के या कैसे भी सलाम करके भी जय भीम करते हैं और उससे एक सेंस ऑफ कनेक्टिविटी आता है। और तीसरा एक ऐसा भी फीलिंग आता है कि ये सिर्फ मैं एक महामानव को सलाम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक नारा भी लगा रहा हूँ जिससे मैं ये बोल रहा हूँ कि सोशल जस्टिस का विजय असो, सोशल जस्टिस का जय हो। और इस वजह से जब भी जय भीम बोलते हैं बहुत सारे एक अंदर से फीलिंग्स आती है, पर वो नेचुरली एक साथ कनेक्ट होके क्लियर पाथ पे चलने को दिखा देती है। बिल्कुल, जय भीम सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि वो न्याय का मतलब है, वो आपस में समानता का व्यवहार करने का मतलब है कि हमें कोई भेदभाव नहीं करना है, और अगर भेदभाव होता है, गैर बराबरी होती है, तो उसके खिलाफ संघर्ष भी करना है। एक बड़ा नाम बन जाता है जय भीम। जिस परिवार में आप हैं, हालांकि जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि ये सवाल हर कोई आपसे पूछता होगा कि यार बाबा साहेब के घर में जन्मे हो, तो मैं थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा हूँ। बाबा साहेब के घर में पैदा हुए हैं आप, जो हैं आपके पिता, आपके दादा, आपके परदादा, एक लंबी विरासत है अम्बेडकरवादी आंदोलन की। तो जब मैं सुजात अम्बेडकर को एक युवा के तौर पे देखता हूँ कि वो एक नौजवान है, अभी पढ़ाई लिखाई करके आगे आया है, और आज का माहौल उस तरह का नहीं है जैसे हमारे दादा परदादा ने झेला था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को झेली और हम लोग बहुत प्रिविलेज हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं जो शायद उनको नहीं मिली हुई थी। तो आप एक युवा वारिस के तौर पे जब इस लेगेसी को देखते हैं, तो कैसे देखते हैं कि ये लेगेसी हमारे लिए कुछ जिम्मेदारी है, कोई ड्यूटी है, या कभी कभी थोड़ा प्रेशर भी फील होता है कि यार बड़ी जिम्मेदारी है, क्या हम इस जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे? देखो, ये जिम्मेदारी आप जिस तौर से कह रहे हैं वो मेरे को जिम्मेदारी उस तौर से फील नहीं होती। मैं इस पे थोड़ा गौर करूँगा बाद में। ये विरासत जो है वो मेरे अकेले की नहीं है, वो हम सब की है। और हम जो विरासत चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो खून या ख़ानदान की नहीं, वो बाबा साहब के टीचिंग्स की, उनकी सोच की, उनकी विचारधारा की और उनके सिखाए गए रास्ते की विरासत हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैं जिम्मेदारी मानता हूँ कि ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये सब हम जितने भी बाबा साहब के अनुयायी है, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी है कि बाबा साहब का जो मिशन था, एक एंटी कास्ट स्ट्रगल था, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी का, एक सामाजिक न्याय का, एक उनका जो सपना था वो पूरा करे और जाति अंत तक हमारी ये लड़ाई जारी रहे। ये सिर्फ मेरा ही जिम्मेदारी इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, ये सारे युवकों की जिम्मेदारी है जो एक अम्बेडकरी समाज से आते हैं, अम्बेडकरी विचारधारा को मानते हैं। और ये हम सब की मिलजुल के यही कोशिश रहेगी कि हम बाबा साहब का सपना और एक इगैलिटेरियन सोसाइटी जल्दी से जल्दी एस्टेब्लिश कर पाए। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बताई है सुजात कि ये किसी ख़ानदान की विरासत को आगे बढ़ाना नहीं है कि जैसे जो सामंती व्यवस्था होती थी, ज़मींदारी व्यवस्था होती थी, रजवाड़े होते थे कि हमें उसका विस्तार करना है। ये विचारों के विस्तार की बात है, और ये विचार सिर्फ उस खून में नहीं है जो एक ब्लड लेगेसी है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की। हम सब अपने आप को बाबा साहेब की मानस संतानें कहते हैं कि हम उन्हीं के बच्चे हैं, वो सब हमारे पुरखे हैं। तो ये सबकी साझा एक लड़ाई हो जाती है। युवाओं में इस अब की बार आप देखें कि बाबा साहेब के प्रति एक दीवानगी बढ़ रही है। लोग अभी उनके गाने बनाते हैं, जय भीम पे नाचते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, झंडे लहराते हैं, और एक दीवानगी हमको नज़र आती है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति, क्योंकि वो अब उनको जान पहचान रहे हैं। आप भी युवाओं के बीच जाते हैं, वंचित बहुजन अघाड़ी का काम देख रही हैं, तो वो वैचारिक तौर पर भी आपको लगता है कि विचार भी जा रहा है या सिर्फ नाम गया है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का? युवाओं से क्या उम्मीदें हैं आपकी? एक्चुअली आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टच किया जिससे मेरे मन में एक नया थॉट प्रोसेस चालू हो गया इमीडिएटली। मैं उसी के ऊपर भी थोड़ा टच करना चाहूँगा, इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़। तो आप जैसे बोल रहे थे कि आज हमारे जनरेशन में एक दीवानगी छा गई है जो शायद से, आई एम सॉरी बट आपके जनरेशन में नहीं दिखती होगी, और वो नहीं दिखी थी। आज अगर मेरे उम्र के बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो एक दूसरे को ग्रीट करते वक्त, गले लगाते वक्त भी जय भीम बोल के गले लगाते हैं, और हमको
इसको हम हमारी जनरेशन का एक नया तौर का असर्शन बोलेंगे कि हमको सिर्फ बाबा साहब के गाने या नीला झंडा या जय भीम के नारे नहीं, पर हम बाबा साहब का एक दूसरा काम आगे लेके जा रहे हैं, वो है असर्शन और हर फील्ड में अपनी धमक बनाए रखना। और हम युवा उसी रास्तों पे चल रहे हैं, इसीलिए आपको आज एक बड़ी तौर पे एक दीवानगी दिखेगी। उसका दूसरा भी एक रीजनिंग है कि यहाँ की जो व्यवस्था है और मेन स्ट्रीम मीडिया जो व्यवस्था को बचाने के लिए बनाई गई है, उन्होंने अभी तक बाबा साहब को एक हीरो के तौर पे कभी आने ही नहीं दिया। यहाँ पे कुछ कुछ महामानवों का जो सरकार ने पुश किया गया, उन पे मूवीज बनाई गई, वो महामानवों को लोग भूल गए थे, तो उनको रिकलेक्शन या मेमोरी में वापस उधेरने के लिए एक मूवीज बनाई गई। ये बाबा साहब के साथ आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी नहीं करना लगा। बट जैसे नए नए पीढ़ियाँ और असर्टिव और थॉट क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते गए, वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया और यहाँ के व्यवस्था को ज़रूरत लगी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को इम्पोर्टेंस देने की। इसलिए जिस महामानव को इतना टाइम इन्होंने शैडो में रखा था, आज उनके अनुयायियों की वजह से और उनके बढ़ते टीआरपी दिखने की वजह से आज अपने को बाबा साहब की सीरियल्स टीवी पे आते दिखेंगी। ब्रांड हो गया है। एंड वो ब्रांड इसीलिए नहीं हो गया कि सिर्फ दीवानगी छा गई है। आज जब इतने जागतिक इंटरनेशनल लेवल पे आपको एक बहुत बड़ा दुनिया राइट विंग ट्रेंड की तरफ दिखाई दे रहा है, एक डिक्टेटोरियल और फैशिस्ट गवर्नमेंट्स वापस आते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तौर पे 2014 के बाद भारत में जो अघोषित आनी बानी की सरकार आ गई, जो दड़पशाही की सरकार आ गई बीजेपी की, उससे भी जूझते वक्त, झगड़ते वक्त लोगों के सामने एक ऐसा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गया है कि अगर ये जंग बीजेपी तक आगे लेके जानी है तो बाबा साहब के सिवा हमको पर्याय नहीं है, ऑप्शन नहीं है। और उसका मैं आपको थोड़ा सा हल्के से में से रीसेंट एग्जांपल्स दूं तो मेरे को नहीं लगता 5-6 साल पहले अगर शाहीन बाग होता था तो वहाँ पे बाबा साहब का फोटो सबसे महत्वपूर्ण लगता था। आज जितने भी एनआरसी सीए प्रोटेस्ट हुए, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए या अलग प्रोटेस्ट हुए, जिनका बेसिस जो था वो कास्ट नहीं था, वहाँ पे भी आज आपको बाबा साहब के फोटोज और बाबा साहब के कोट्स, जय भीम के नारे एक पॉलिटिकल असर्शन के तौर पे दिखेंगे। और ये आइडियोलॉजी और बाबा साहब के विचारों का प्रचार और प्रसार होके उनका ग्लोबल एक्सेप्टेंस आ रहा है, इस वजह से हमको दिखेगा। उसी के ही आपको आगे जोड़ता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे कि आपको आज ये भी दिखेगा कि अम्बेडकराइट मूवमेंट हैज़ नॉट, सिर्फ इंडिया में नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पे एकजुट होके, संगठित होके संघर्ष कर रही है। जहाँ पे आप आज इंटरनेशनल लेवल के यूएसए में यूनिवर्सिटीज़ या कुछ स्टेट्स में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन करने वाले लॉज आज आपको पास होते हुए दिख रहे हैं। और दैट इज़ ओनली बिकॉज वहाँ पे जाके जो बाबा साहब के अनुयायी थे, जो अम्बेडकराइट्स थे, उन्होंने एक अपना स्ट्रॉन्ग संगठन बनाया और वहाँ के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट संघर्ष किया। और इसीलिए आज वो दीवानगी नहीं बट एक विचारधारा का एक्सेप्टेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। आई हैव अ वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन दिस ग्लोबलाइजेशन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, जो मैं थोड़ा बाद में पूछूंगा, क्योंकि युवाओं से जुड़े हुए मसले पर बात कर रहे हैं कि हम अपने लोगों में बाबा साहेब के प्रति दीवानगी देखते हैं, बल्कि अब हमारे उन नायक नायिकाओं को भी इतिहास से निकाल के लाया जा रहा है जिनके बारे में कभी बात नहीं हुई, चाहे वो झलकारी बाई हों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हों, सावित्री माई हों, सबके बारे में अभी बहुत अच्छे से हमारे लोग बात करते हैं, असर्शन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे लोगों पर एक आरोप भी रहता है कि ये लोग आरएसएस और बीजेपी के फुट सोल्जर हैं, जबकि मैं देखता हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग तो एंटी कास्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जेलों में भी हैं और इस जो मनुवादी व्यवस्था है उसके खिलाफ भी आंदोलन करते हैं। तो जो हमारे लोगों पर, खासकर युवाओं पर अभी आरोप लगता है कि वो आरएसएस के फुट सोल्जर हैं, उनका इस्तेमाल होता है दंगों में, आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, यहाँ पे दो चीज़ें साफ साफ है कि एक इसका एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा इकोनॉमिक भी दिया जा सकता है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लड़के हैं, आज उनके पास पीढ़ी जात सत्ता नहीं आई हुई।
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, और जो बाकी के समाजों में दिखता है वो लैंड ओनिंग कम्युनिटीज़ भी नहीं है। तो एक एम्प्लॉयमेंट पावर्टी से झुझकते वक्त एज मोबिलाइजेशन थोड़े टाइम के लिए दलित या बहुजन बच्चों को आंदोलनों में आरएसएस या बीजेपी यूज़ करता है, ये हमको बाबरी मस्जिद से भी आज तक दिखाई दे रहा है। इसको टैकल करना है तो अम्बेडकरवाद का आउटरीच और प्रसार और प्रचार ही एक वन एंड ओनली सोल्यूशन है। पर दूसरे तौर पे देखोगे तो यहाँ पे भारत में जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव फोर्सेस है, वो कांग्रेस हो गए, कांग्रेस के अलाइड यूपीए के फोर्सेस हो गए, इधर के सेक्युलर फोर्सेस हो गए, नॉन अम्बेडकराइट सेक्युलर फोर्सेस, या इवन थोड़ा अपन ने कहा तो इंडियन सवर्णा लेफ्ट देखा जाए तो आज इन जो स्पेसेस है विच इज आइडियोलॉजिकली क्लोजर टू अम्बेडकरिज्म, बीजेपी और आरएसएस से, उन्होंने आज कभी दलित या बहुजनों को लीडरशिप स्पेसेस ही नहीं दिया। राइट। ना ही कभी उनकी लीडरशिप उभरनी दी, या ना कभी उनको वो स्टेज पे या मंच पे जगह दी, या उनके हाथ में कभी माइक दिया। तो एक तौर पे इन यहाँ के प्रोग्रेसिव फोर्सेस ने जो दलित बहुजन लड़के थे उनकी लीडरशिप और उनका पॉलिटिक्स में एंट्री एक जगह पे कट कर दिया, और दूसरे बाजू पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के वजह से बीजेपी और आरएसएस को उनकी तरफ पहुंचना और उनको अपने दंगों में खींचना आसान हो गया। और दूसरी तरफ हमेशा ये रहा है कि अब भारत के इतिहास में कौन सा भी दंगा या फसाद देखो, उसमें दंगा या फसाद भड़काने वाले हमेशा ब्राह्मण या सवर्ण रहे, और उसमें खींचने वाले हमेशा बहुजन बच्चे रहे। और आप अगर हिंदुत्व का राइज देखोगे इंडिया में, तो हिंदुत्व का राइज हुआ था बाबरी मस्जिद डेमोलिशन और कार सेवा और रथ यात्रा में। वो रथ यात्रा कब निकाली थी और क्यों निकाली गई थी? वो सिस्टमेटिकली निकाली गई थी मंडल आयोग के रिकमेंडेशंस के इम्प्लीमेंटेशन के बाद। जब भी मंडल आयोग का रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट हुआ था, तभी बहुजन युवाओं में एक स्ट्रॉन्ग कास्ट असर्शन आया था, और वो उनके कास्ट आइडेंटिटी और कास्ट को रिलेटेड लोकेशन को लेके एक बहुत जागरूक होके असर्टिव हो गए थे। अगर ये जो असर्शन था वो यहाँ के ब्राह्मणवादी आरएसएस मनुवादी शक्तियों को मंजूर नहीं था, तो कास्ट असर्शन को तोड़ने के लिए रिलीजियस असर्शन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, जहाँ पे मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। जो बहुजनों के पहले दुश्मन है मुसलमान कभी ही नहीं थे इतिहास में देखा तो, वो यहाँ के जो शोषण करता थे, जो पीढ़ी करता थे, वही थे। पर बहुजनों को ये दिखाया गया कि हमको लड़ना है वो मुसलमानों को खिलाफ लड़ना है, और रिलीजन के दौर पे उनको एकजुट किया गया। ये इसी वजह से आज आपको दिख रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसे आंदोलनों में खींचे जा रहे हैं और ऐसे दंगलों में खींचे जा रहे हैं, और उसके पीछे एक साफ साफ षड्यंत्र भी है कि अगर ये दंगलों में, ये फसादों में केसेस लगते हैं या कार्रवाई होती है, कानूनी तौर पे जांच होती है, तो यहाँ पे जो दंगल भड़काने वाले सवर्ण नेता है उनके बेटे कभी जेल नहीं जाएंगे, उनके बच्चे जेल नहीं जाएंगे, उनके औलाद एसी कार में घूमेंगे, घर पे बैठेंगे और भारत का अगला मंत्री या प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे उसके सपने देखेंगे। जो जेल में जाएंगे वो बहुजन बच्चे जाएंगे, उनको फर्दर एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम होगा। एक बार पुलिस रिकॉर्ड में नाम आ गया तो पुलिस रिकॉर्ड से बाहर निकलने के लिए प्रॉब्लम होता है। जब जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होता है क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में नाम है। अगर हायर एजुकेशन के लिए देश छोड़ के भी बाहर जाना है तो वीज़ा प्रॉब्लम्स में, वीज़ा और पासपोर्ट में प्रॉब्लम्स आता है क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो ये एक विशिष्ट सर्कल बनाया जा रहा है जिसमें बहुजन यूथ अड़कता जा रहा था, जो आई थिंक अभी कुछ साल हो गए जहाँ पे बहुजन युवाओं ने, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक नया असर्शन है और एक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है, उसमें उनको भी दिख रहा है कि हमारा इस सर्कल में शोषण कैसे हो रहा है और उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। तो मतलब अभी दलित बहुजन बच्चे ज़्यादा समझदार हो गए, स्मार्ट हो गए। जिस स्मार्ट जनरेशन की हम बात करते हैं कि अब उनको आसानी से आप बेवकूफ़ नहीं बिल्कुल नहीं, उनको आसानी से बिल्कुल आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उम्मीद है हम लोगों को, नहीं आशा है।
तो ये जो हम यूथ में शिफ्ट देख रहे हैं अभी अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी की तरफ, एंटी कास्ट मूवमेंट की तरफ, इसका एक एग्जांपल मैं अब जस्ट आपको देना चाहूँगा, फिर आपको सवाल पूछता हूँ कि कुछ दिन पहले अयोध्या में एक केस हुआ था जिसमें मस्जिद में मांस को फेंका गया ताकि वहाँ पे राइट्स हो सकें, और जो उसको फेंकने वाले थे वो 6 लोगों में से 5 ब्राह्मण थे और एक कोई ओबीसी लड़का था। तो ये एक केस हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे लोग नहीं हैं उसमें हिस्सा, उनके ऊपर एक तरीके का आरोप भी ज़्यादा लगाया जाता है कि ये लोग हैं, जबकि उनके 100% लोग वहाँ पे हमारे 5 से 10% लोग मुश्किल से उधर होंगे, लेकिन बोझ हमारे ऊपर ज़्यादा डाल दिया जाता है। तो ये जो जिस तरह की राजनीति अभी भारत में हो रही है कि ब्लेम द विक्टिम, जो विक्टिम है उसी को ब्लेम कर दो, कि यूपी में योगी की सरकार बन गई तो दलित बहुजनों ने 5 किलो चावल लेके वोट दे दिया और ये बिक जाते हैं, दारू की वो लेके बोतल बिक जाते हैं। तो जो ब्लेम द विक्टिम वाली मेंटेलिटी है भारत में, कि जब भी कहीं कुछ गलत हो रहा है या इस तरह की फासिस्ट आइडियोलॉजी वाली सरकारें आ रही हैं तो हमारे लोगों को ब्लेम कर दिया जाता है कि यार ये लोग जिम्मेदार हैं, ये लोग इनको वोट कर रहे हैं, ये पैसा ले रहे हैं, ये चावल ले रहे हैं, गेहूं ले रहे हैं। हाउ डू यू से इट? ये किस तरह की मानसिकता है? ये एक एक्सट्रीमली कास्टिस्ट या जातिवादी मानसिकता है, ऐसे मैं मानता हूँ। और मैं इसका एक महाराष्ट्र से भी एग्जाम्पल लेके आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। आज 2-3 चीज़ें हैं। आज जितने भी दलित बहुजन युवक है और दलित बहुजन समाज भी, युवक ही नहीं, उनका एक तरह से ये निश्चित हुआ है कि हम मोदी जी को या भाजपा को वापस सरकार में आने ही नहीं देंगे। जो बीजेपी के स्ट्रॉन्चेस्ट एंटी वोटर्स है उनमें हम अम्बेडकरी समाज, अम्बेडकरी वोटर्स को मानते हैं, अम्बेडकरवादी वोटर्स को मानते हैं, और दलित बहुजन समाज को पकड़ते हैं, आदिवासी समाज को पकड़ते हैं, जो बड़े पैमाने पे बीजेपी के खिलाफ हर आंदोलन में, हर जंग में खड़ा रहता है और इलेक्टोरली भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखा के बीजेपी के खिलाफ मतदान करता है। ये उनको लेबल करना कि ये गेहूं के पैकेट पे बिक जाते हैं या चावल के पैकेट पे बिक जाते हैं, ये एक्चुअली एक बहुत कास्टिस्ट और जातिवादी और घिनौनी मेंटालिटी है। क्योंकि आप ये भी नहीं समझ रहे हो कि आप ही के घर में जो प्रॉपर्टी है, आप ही ने जो जातिवादी सिस्टम बनाया है, उनके वजह से आज हमारे लोग पीड़ित है, शोषित है, वंचित है और इन इकोनॉमिक मॉनेटरी प्रॉब्लम्स में भी फंसे हुए हैं। एक जगह पे ये होता है। दूसरी जगह पे आप ये भी देख लो कि महाराष्ट्र जैसे जगह पे जहाँ पे अम्बेडकराइट मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और इलेक्टोरली बीजेपी या कांग्रेस को टक्कर दे रहा है, वहाँ पे जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स मूवमेंट खड़ा होता है, वहाँ पे ये कहा जाता है कि आप खड़े रहते हो, आपने एंटी बीजेपी वोट्स डिवाइड कर लिए, इसकी वजह से बीजेपी आ गया, आप बीजेपी की बी टीम हो। तो बेसिकली यहाँ के कांग्रेस और जो सेक्युलर प्रोग्रेसिव फोर्सेस है जो आज बीजेपी के खिलाफ खड़ा रहना का नाटक कर रहे हैं, इनका हमेशा से यही रहा है कि हम सत्ता तो अपने पास रखेंगे, हम सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन अपने पास रखेंगे, जाति का, ब्राह्मण होने का, सवर्णा होने का फायदा भी बिल्कुल उठाएंगे, लेकिन गाली जो देना है इनको ही देंगे। और यही पैटर्न कंटिन्यू होते आ रहा है। अगर आप देखें तो पॉलिसी वाइज फ्रॉम कांग्रेस टू बीजेपी ज़्यादा पॉलिसीज चेंज नहीं हुए। बीजेपी गवर्नमेंट ने जो किया है वो कांग्रेस के पुराने पॉलिसीज को उठा के उसको रीब्रांड करके, रीनेम करके अभी कर दिया है। और जो लीडरशिप थी वो हमेशा ब्राह्मण सवर्णा ही रही है, वो चेंज नहीं हुई है। तो ये एक कास्टिज्म का नेक्स्ट स्टेप है। और ये जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स इज बीजेपी का बी टीम, या अम्बेडकर या बहुजन समाज या दलित समाज गेहूं का या चावल का पैकेट पे अपना वोट बेच देता है, उनको मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप हमको मत समझाइए, पॉलिटिक्स करिए। आप अपने रिश्तेदारों को इतना कन्विंस कीजिए कि बीजेपी के लिए वोट नहीं करना है, हमारे लिए उतना काफ़ी हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है कि आप अपने लोगों को समझा लेंगे तो फिर कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और हमारे ऊपर ब्लेम डालना छोड़ दो। एक सिंपल सी बात है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके हमको सिखाने से अच्छा आपके जो चाचा बीजेपी के व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजते हैं उनको बंद करा दीजिए, हम मेहरबानी समझ लेंगे यहाँ पे।
तो ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग आ गई है। व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि राइट विंग वाले बहुत एडवांस लोग हैं, वो बहुत, उनके पास आईटी सेल है और बहुत तरह के रील्स बनाते हैं, बहुत तरह का कंटेंट प्रोवाइड करा देते हैं, हेट कंटेंट प्रोवाइड करा देते हैं जो बहुत आसानी से आप सर्कुलेट कर पाते हैं। लेकिन हम उसके मुकाबले में देखते हैं कि जो अम्बेडकराइट पार्टी हैं, लीडरशिप है, वो इन टूल्स को बहुत क्रिएटिवली इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। वो इसमें पिछड़ रहा है कि अगर वो व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ फैला सकते हैं तो आप व्हाट्सएप पे अपनी सही न्यूज़ क्यों नहीं फैला रहे? आप अपने सही फॉरवर्ड्स क्यों नहीं भेज रहे हैं? आप अपना डिजिटल ऑडियो वीडियो कंटेंट क्यों नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं? तो हाउ डू यू सी कि ये जनरेशन का जो गैप्स है ओल्ड स्कूल अम्बेडकराइट लोगों में, नए जो तरीके हैं, जो टूल्स हैं, कोई गैप नज़र आता है? हाउ, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? नहीं, देखो, क्रिएटिविटी में हम कम पढ़ रहे हैं ऐसा मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। इन क्रिएट रादर, आज आप देखो, आज जो बहुजन आर्टिस्ट या अम्बेडकरवादी आर्टिस्ट बड़ी तौर पे अक्रॉस द कंट्री हमको उभरते हुए दिख रहे हैं, वो फिल्म मेकर्स हो, वो जर्नलिस्ट्स हो, वो विजुअल आर्टिस्ट्स हो, ग्राफिक आर्टिस्ट्स हो, इलस्ट्रेटर्स हो, रैपर्स हो, म्यूजिशियंस हो, वो क्रिएटिविटी में किधर भी पीछे नहीं दिख रहे। हमारा प्रॉब्लम है ये आउटरीच, क्योंकि आज आउटरीच ऑल्सो रिक्वायर्स मनी, और दूसरा है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। क्वालिटी इज नॉट एन इशू मेरे लिए। आज अगर बीजेपी एक बड़े एमएनसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का सेटअप लगा के 50 फ्लोर का IIT IIM या सिमिलर क्वालिफिकेशंस वाले 5,000 लोगों का एक ऑफिस खोल के उनको मार्केट रेट पे सैलरी दे के उनको काम पे लगाए कि तुम 3 दिन तक यही रील सब ग्रुप्स में फॉरवर्ड करोगे या तुम 3 दिन पे यही कंटेंट पे लिखोगे, तो फाइनेंशियली ही हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब आज आप कितना भी कहोगे तो सोशल मीडिया पे भी प्रमोशन वर्क्स, डेफिनेटली। आप जितना एक कंटेंट स्पॉन्सर करते हो उससे उतना रीच बढ़ जाता है। आप जितना सिस्टमेटिकली लोगों को बिठाओगे उतना आपको रील्स जनरेशन बढ़ जाएगा, उतना ग्राफिक जनरेशन बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर 5 लोग व्हाट्सएप संभाल रहे, उससे अगर 5,000 लोग ज़्यादा बेहतर व्हाट्सएप संभाल ही पाएंगे, तो उतनी ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच पाओगे। तो वो मैं क्रिएटिविटी या लैक ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा नहीं, मैं ये सिस्टमेटिकली लैक ऑफ रिसोर्सेस ऐसे कहना चाहूँगा। और उसमें भी जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें बहुत शानदार काम भी कर रहे हैं। शानदार काम भी कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारे बीजेपी के या कांग्रेस के बाद जितना रिसोर्स है वो और अम्बेडकरवादी ताकतों के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए अगला टॉपिक देता हूँ शायद से, कि जस्ट कोई भी एक फंड फाइंडिंग कर दो कि भारत जोड़ो यात्रा में कितना खर्चा हुआ था पूरा भारत जोड़ो येने का, भारत जोड़ो पॉइंट ए, स्टार्टिंग पॉइंट टू स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट खत्म करने का। जो वो तंबू था, जो उनका टेंट था, वो टेंट मोबिलाइज करने का, लोगों को लाने का, इन्फ्लुएंसर्स लाने का, उतना मीडिया में न्यूज़ छपवा के PR कराने का, और उसका अगर आपको टोटल मिल गया है तो एज अपोज टू कंटेस्ट कर लो कि उसमें कितने दलित बहुजन कैंडिडेट्स अपने इलेक्शन लड़के जीत के भी आ चुके रहते। ये अच्छा सुझाव है। इन्वेस्टिगेटिव कोई तो एक जर्नलिस्ट ये करना चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ इनपुट है, कभी इस पे काम किया जाएगा। अच्छा, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का पड़पोता सुजात अम्बेडकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचता है? ये बहुत सिंपल सवाल तो है नहीं। मेरी राय नरेंद्र मोदी के ऊपर बाकी अम्बेडकरी समाज की जो है उससे अलग कोई नहीं है। एक तौर पे नरेंद्र मोदी अपने आप को OBC या बहुजन रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, लेकिन उनके जो पॉलिसीज़ है वो हमेशा एंटी अम्बेडकराइट और यहाँ के बहुजनों को या दलितों को या आदिवासियों का नाश करने के लिए लगे हुए हैं।
आज हमारे पास ऐसे पंतप्रधान हैं जिन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया है। आज ऐसे पंतप्रधान हैं जिनकी डिग्री असली है या नहीं, इस पे पूरे देश कंफ्यूज्ड है। और हमारे पास ऐसे भी पंतप्रधान हैं जिन पे गुजरात मैसेकर के एलिगेशंस लगे। तो आई थिंक आपका आंसर इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये स्कॉलर भी हैं, एक स्कॉलर के तौर पे भी जवाब को आप देखें कि कैसे इशारों में जवाब दिया जा रहा है। सुजात, मैं आगे बढ़ूं कि हम इस देश में जो अभी हालात देख रहे हैं, अम्बेडकरवादी समाज में असर्शन तो बहुत ज़्यादा है, जागृति भी बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन एक तरह की लीडरशिप क्राइसिस हम देख रहे हैं कि आपकी जो पार्टी है वंचित बहुजन अघाड़ी, वो महाराष्ट्र तक सीमित हो गई है। हालांकि अभी आप लोगों ने शायद हरियाणा में भी शुरुआत करी, कुरुक्षेत्र में रैली थी। अभी बाला साहब अम्बेडकर जो है हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जी, वो कर्नाटका इलेक्शंस के लिए कर्नाटका में प्रचार कर रहे हैं। कर्नाटक में प्रचार कर तो धीमे धीमे पॉलिटिकल पार्टी इंडिया बेस ले रही है और महाराष्ट्र में हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है ही। लेकिन जैसे अभी 2024 को लेके हालात बन रहे हैं कि 2024 में कई ग्रुप्स जो हैं वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के तौर पे पेश कर रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी और केजरीवाल का एक गुट है जिसमें अखिलेश यादव भी हैं, फिर अभी नीतीश कुमार का एक गुट बन गया है, वो घूम रहे हैं अलग अलग जगह। स्टालिन भी कभी कभी बीच में बोल देते हैं। लेकिन हम अगर दलित बहुजन कैंडिडेट का उस तरह से देखें कि जो दलित आइडेंटिटी है उसमें ये बात नहीं होती कि क्यों इस देश में अभी तक दलित प्रधानमंत्री नहीं है, तो कोई उसके नाम का ऐलान किया जाए या उसको पुश किया जाए कि कोई एक लीडर ऐसा हो उसको बोलें कि यार ये प्रधानमंत्री बन सकता है। ये लीडरशिप क्राइसिस, तो आप मानेंगे कि हाँ अभी दलित आइडेंटिटी, दलित पॉलिटिक्स एक लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रही है। क्या क्या सोचते हैं इस बारे में आप, नेशनल पॉलिटिक्स में, क्योंकि हम लोग मिसिंग हैं? मैं नहीं मानता हमारे पास एक लीडरशिप का आइडेंटिटी या लीडरशिप क्राइसिस है। हमारे पास आज आप देखोगे तो भारत में बहुत सारे लीडर्स हैं जिसको समाज आंख लगा के देखता है। वो बाला साहब अम्बेडकर होंगे, मायावती जी होंगी, वीकेसी के थोल थिरुमावलम जी होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद जी होंगे, जिग्नेश मेवानी जी होंगे, बल्कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली हो, पर गुजरात तक दलित समाज उनको एक मसीहा की तरह ही देखते हैं। तो लीडरशिप क्राइसिस नहीं है, ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस है। मैं ये मानता हूँ जहाँ की यहाँ के जितने भी प्रास्थापिक जो एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज थे जिन्होंने आज तक सिर्फ सवर्णाओं का राजकारण किया है, उन्होंने ये ठान मान ली है कि हम दलित लीडरशिप को कभी पहुंचने नहीं देंगे। आपको इसी सवाल का मैं एक दूसरा और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए टॉपिक दे दूंगा। ये दरअसल जर्नलिज्म कर चुके हैं, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से पढ़ाई कर चुके हैं, इसलिए अंदर का जर्नलिस्ट मुझे टॉपिक दिया जा रहा है। बताइए बताइए। तब्बल एक 5-6 महीने हो गए होंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाए गए। प्रोबेबली फर्स्ट दलित लीडरशिप कांग्रेस हैज गॉट। द सेकंड वन, सॉरी माय बैड। पैन इंडिया कितने प्रेस रिलीजेस पे, कितने बैनर्स पे, कितने पैम्फलेट्स पे, कितने होर्डिंग्स पे अभी भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी का फोटो लगता है, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट का नहीं लगता। ये भी एक सोच लेने वाली बात है और उससे ही आपको जवाब मिल जाएगा कि यहाँ की जो मेन स्ट्रीम सवर्णा पॉलिटिकल लीडरशिप है हैज ऑलवेज ट्राइड टू कीप दलित लीडरशिप अवे। जहाँ की मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अपने पार्टी के प्रेसिडेंट होके उनको प्रेसिडेंसी का भाव या दर्जा उनकी खुद की पार्टी नहीं दे रही। और जब वक्त बुरा होता है तो फिर एक दलित के प्रति जाते हैं कि चलो अगर हार भी गए तो ब्लेम कर देंगे कि ये लीडर थे। तो करेक्ट, ये मानसिकता तो समझ मतलब हाँ, आपने एक महत्वपूर्ण किस्से में हाथ डाली कि कांग्रेस हैज गिवन इट्स लीडरशिप टू अ दलित। कांग्रेस ने अपनी लीडरशिप एक दलित आदमी या दलित पर्सनालिटी को ऐसे टाइम पे दी है व्हेन जब भी कांग्रेस हैज बीन एट इट्स वीकेस्ट। एक दलित आदमी को प्रेसिडेंट जब बनाया कांग्रेस ने, तब कांग्रेस अपने सबसे कमजोर हालात से गुजर रही है। तो अगर कांग्रेस खत्म हो गई तो उसका भी नाप दलितों पे ही फोड़ेंगे। ब्लेम द विक्टिम। ये तो इस तरह के काम होते रहते हैं हमारे देश में।
आप अभी जैसे क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बार बार बात आ रही है, तो आपकी जो पढ़ाई हुई है जर्नलिज्म की, आपने पीजी डिप्लोमा किया है एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से, और आपने बीए किया है पॉलिटिकल साइंस में, और एमए भी पॉलिटिकल साइंस में है लंदन यूनिवर्सिटी से। मेरा एमएससी है इलेक्शंस कैंपेनिंग एंड डेमोक्रेसी, ऐसे कोर्स में। ये एक सेफोलॉजी और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मिक्स, ऐसे एक स्पेसिफिक कोर्स है जो मैंने लंदन यूनिवर्सिटी के रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी से किया है। लंदन यूनिवर्सिटी में ही जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ाई की है, तो वहीं गए, देखा, सब बाबा साहेब की यादों में गए, उनके जगह पे गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एक अलग यूनिवर्सिटी है जहाँ से बाबा साहब पढ़े थे। वो सारा अफिलिएटेड है लंदन यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, ऑल्दो इट इज सेपरेट। पर मैं था रॉयल हॉलोवे यूनिवर्सिटी में, विच इज अफिलिएटेड, पर वो एलएसी से ताज्जुब नहीं रखता। ऑल्दो मैं लंदन में रहता था, तभी जिस जगह पे बाबा साहब पढ़े हैं लंदन में, ऑब्वियसली वो जाके एक बार देखने को, वहाँ पे एलएसी में बहुत बड़ी बाबा साहब की मूर्ति लगी है, वो देखने को ज़रूर गया था। तो जर्नलिज्म किया, उसके बाद जर्नलिज्म की कुछ प्रैक्टिसेस की, कहाँ काम किया, और भारत के न्यूज़ रूम में कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि खासकर दलित बहुजन बैकग्राउंड के जो जर्नलिस्ट हैं भारत के मीडिया में, उनके एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब हैं। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन इंडियन न्यूज़ रूम्स? मेरा इंडियन न्यूज़ रूम्स में एक्सपीरियंस था, पहला जो था वो scroll.in करके वेबसाइट है, न्यूज़ पोर्टल है, वहाँ पे था। वहाँ मैं सिर्फ 3 महीने के लिए एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सब न्यूज़पेपर है पुणे मिरर, वहाँ पे पुणे में ज्वाइन हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे में। वहाँ का एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा था। पॉलिटिकल इश्यूज आधे एडिटर्स को समझ में नहीं आते थे। अगर न्यूज़ रिपोर्टर्स भी अच्छा पॉलिटिकल कवरेज लाते थे तो भी वो एडिटर्स के पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग तक के लिमिट रेक की वजह से वो ठीक से हम लिख नहीं पाते थे। और वो न्यूज़ रूम में मैंने भी कास्टिस्ट कमेंट्स सुने हैं। वहाँ के एडिटर ने एक मेरे पे भी कास्टिस्ट कमेंट्स किए, आई डोंट वांट टू रिपीट देम, बट वो जब भी हो रहा था तभी मेरे मन में एक ऐसा सवाल चल रहा था कि आज यहाँ पे मैं भी अगर ये सुन रहा हूँ तो बाकी के न्यूज़ रूम्स में, खासकर का हिंदी बेल्ट में जो न्यूज़ रिपोर्टर्स है, क्योंकि अब महाराष्ट्र एक अम्बेडकराइट मूवमेंट का हब है जहाँ पे हमारा असर्शन बहुत तगड़ा है। कोई गलत किया तो रात तक उसको फोड़ देंगे। वो एक धमक महाराष्ट्र के दलित्स ने और यूथ्स ने एक बना के रखे जो, पर अगर ये महाराष्ट्र में मेरे साथ हो रहा है तो कितने सारे जो दलित बहुजन रिपोर्टर्स है, आदिवासी रिपोर्टर्स है, उनके साथ और बुरा ताज्जुब हुआ रहेगा, जो वो इधर ओपन अप भी नहीं कर सकते, या जो जिनको प्लेटफॉर्म ही नहीं रहेगा वो बात करने का। इसीलिए वहाँ से आगे जाके प्रबुद्ध भारत एज एन वेबसाइट एंड एज अ फोर्टनाइटली, जो प्रबुद्ध भारत फोर्टनाइटली पहले से चल ही रहा था, पर वहाँ से आगे जाके प्रबुद्ध भारत का एक वेबसाइट जहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और मराठी ताकि नेशनल न्यूज़ आ जाए और एक ऑल्टरनेट मीडिया हाउस खड़ा कर दिया जाए, इस वजह से बहुत हमने कोशिश की थी। और उसके बाद अक्रॉस इंडिया बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मीडिया हाउसेस भी आपको आते वक्त दिख रहेंगे, जिसमें राउंड टेबल इंडिया था, प्रबुद्ध भारत था, दलित दस्तक था, दलित कैमरा है, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जिन्होंने मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में काम किया था, वो बाहर निकल के अपने इंडिपेंडेंट चैनल्स चला रहे। उसमें आप भी एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हो। से बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टिक वेंचर्स जो यहाँ के मेन स्ट्रीम व्यवस्था को एक ऑल्टरनेटिव मीडिया बन के उभरते वक्त दिख रहा है, और हमको आगे जाते वक्त इसी की बहुत ज़रूरत है, ऐसे मेरे को लगता है। बिल्कुल, और हमारे बहुत ख़राब एक्सपीरियंसेस हैं भारत के न्यूज़ रूम में। कई बार हमने अपने सुनाई अपनी कहानियाँ भी कि हमें क्या क्या झेलना पड़ा। आई डोंट वांट टू रिपीट क्योंकि इंटरव्यू आपका हो रहा है। जिस मेरिट की बात की जा रही है, मतलब ये बार बार हम लोगों को ताना मिलता है कि मेरिट नहीं है, और आपने अपने जवाब में एक इशारा किया कि जब हम स्टोरीज़ करके लाते थे तो उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती थी, उनको समझ ही नहीं आता था कि ये है क्या।
और ये बहुत किस्से हमारे साथ भी हैं, मैंने भी बहुत बार झेला है कि जिन जर्नलिस्ट को, जिन एडिटर्स को हम कुछ लिखते थे, स्टोरीज़ लिखते थे, उनको उस पर कुछ भी नहीं आता था, एकदम ख़राब उनका एक्सपीरियंस होता था, कुछ भी समझ नहीं होती थी, और वो हमको ताना देते कि आप में मेरिट नहीं है। तो हाउ डू यू सी दिस मेरिट का ताना, तुम मेरिट वाले नहीं हो, कैसे देखते हो इसको? ये मेरिट जो था वो कास्ट स्लर ही की तरह ही आया था, पर आज हमारे जनरेशन ने मेरिट का मतलब और वो ताना ही थोड़ा चेंज कर दिया है कि जहाँ पे एक हो रहा है कि तुम चैटर्जी बैनर्जी मुखर्जी हो, या तुम शर्मा वर्मा हो, या त्रिपाठी हो, या चतुर्वेदी हो, इसलिए तुमको इधर बिठाया गया है। तुमको अंडरस्टैंडिंग तो इस चीज़ का खाक नहीं है। और ये आज काम करते वक्त, और जैसे दलित यूथ अलग अलग जगहों पे जाके अपने स्पेसेस कैप्चर्स कर रहे हैं, इस वैसे ही उनको पता चल रहा है कि ये मेरिट का ताना तो उल्टा होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो जाति व्यवस्था है उन्होंने इनको ये पोजीशन पे लाके पहुंचा है। हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो हमारे एजुकेशन की वजह से, हमारे मेहनत की वजह से, और बाबा साहब ने दिए हुए हकों के वजह से, हमारे राइट्स के वजह से, अधिकारों की वजह से। और ये जो ताना है आपको थोड़ी टाइम में रिवर्स होता जाएगा जब आप देखोगे कि इन स्लोली एक ये जो ब्राह्मण और सवर्णाओं के प्रोडक्शन है या उनका काम है, उसमें जो मीडियोक्रिटी दिखती है वो एक ग्लोबल लेवल पे दिखती जाएगी, और हमारा जो टैलेंट और हार्डवर्क है वो आराम से आगे सील होता दिखा जाएगा। और इसी तरह से मेरे को लगता है कि ये कभी ना कभी तो आगे जाके कास्ट स्लर विल एंड समवेयर। वो उम्मीद है कि कभी ख़त्म हो जाएंगे, हालांकि अभी भी बढ़ता ही जा रहा है, तमाम तरीके की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। रिजर्वेशन हमारे लिए लागू हुआ ताकि हमको भी बराबरी मिल सके, हमें कुछ नुमाइंदगी मिल सके, रिप्रेजेंटेशन हमारा सिक्योर हो सके, लेकिन उसके ताने दिए जाते हैं। सुजात अम्बेडकर को कभी रिजर्वेशन का कोटे वाला है ऐसा कोई ताना मिला है? लोगों ने लेबल करना है तो कर नहीं देंगे। आधे से ज़्यादा ताने कोटा या रिजर्वेशंस नहीं, बट तुम अम्बेडकर हो इसलिए यहाँ पे पहुँच पाए हो, ऐसे बहुत जेलस लोगों से या हर्ट लोगों से सुनने को आया है। जब भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोली गई है जो उनके मायने उनको डाइजेस्ट नहीं हुई। पर कोटे वाला है या रिजर्वेशन वाला है, ये मेरे पे आरोप कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा सारा एजुकेशन ओपन से हुआ है, जनरल कैटेगरी से हुआ है। और जो लोग ये ताने मारते हैं, मेरिट की बात करते हैं, कोटे पे ताने मारते हैं, उनको मेरा बचपन से दूसरा चैलेंज रहा था कि तुम मेरिट की बात करते हो, मैं कोटे से नहीं लड़ूंगा, मैं ओपन से आऊँगा, मैं तुम्हारी सीट खाने आ रहा हूँ, तुमको मेरिट की पड़ी है तो तुम तुम्हारी सीट मेरे से बचा के दिखाओ। तुम जनरल वाली एक सीट मेरे से बचा के दिखाओ। उनके एरिया में घुस के कंपटीशन लड़ना है तो मेरे से लड़ो। तो ये लॉजिक अगर कोई देने लगे कि देखो अब तो सुजात अम्बेडकर जैसे युवा आ गए हैं जो जनरल कैटेगरी में कॉम्पीट कर रहे हैं और उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, तो रिजर्वेशन को ख़त्म कर देते हैं। देखो, ये वही पॉलिटिकल इलिटरेसी और जो मैं बोल रहा था कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग का लिमिटेशंस होता है, उधर तक बात गई। बाबा साहब ने जब रिजर्वेशन की बात की थी, उन्होंने दो अहम चीज़ों पे बात की। फर्स्ट वाज एजुकेशनल एंड सेकंड वाज सोशल। वहाँ पे इकोनॉमिक का कहाँ पे भी नहीं आया था। नाउ अभी उस दौर से देखे तो आज मेरे जो बाबा साहब है, he is one of the most learned man, most educated person in the world and especially in India. My father is an advocate. My mother is a professor of masters in social work. मेरे को एजुकेशनली कभी कमियां नहीं दिखाई, इसीलिए मेरे को ये लगता है कि आई शुडंट बी अवेलिंग रिजर्वेशंस। मैं जनरल से जाऊंगा, पर ये रिजर्वेशंस उन्हीं बच्चों के लिए रहना चाहिए जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है, और इनके लिए ये रोप पहुंचाएंगे और इनके लिए क्लाइंबिंग लैडर होगा। आज मैं रिजर्वेशन नहीं यूज़ किया हूँ, फिर भी मैं ये मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। कितने सारे दलित, बहुजन, आदिवासी बच्चे हैं जिनको ये प्रिविलेज नहीं मिलता है। वो रिजर्वेशन नहीं है बेसिकली। वो
मेरे पास भी जो है वो कास्ट प्रिविलेज नहीं था, वो एजुकेशनल प्रिविलेज था, पर वो रिकॉग्नाइज करने की और उस पर आर्टिकुलेट करने की आज पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हम अम्बेडकरवादी लोग रखते हैं, वो यहाँ के सवर्ण कभी नहीं रख पाएंगे। पर इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जैसे कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग का इशू है, कि अगर इफ़ आई फील कि आई एम इन अ पोजिशन वेयर आई कैन कम्पीट, मैं कंपटीशन में दौड़ने के लिए तैयार हूँ, और मेरे से और कोई ऐसे व्यक्ति है जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो रिजर्वेशन की सीट उनके लिए है, मैं किसी सवर्णा की सीट खा जाऊँगा, मेरे को कुछ नहीं। ये देखिए और खा जाइए, क्योंकि वो तो आपका सब कुछ खा गए हैं, आपके हिस्से की खा गए हैं। तो एक सवाल और इसमें आ जाता है कि कब तक आरक्षण लोगे? 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, आरक्षण लिए जा रहे हो, कभी तो छोड़ोगे? देखो, आरक्षण का आपने बेसिस पढ़ा तो वो रिप्रेजेंटेशन है, वो डेवलपमेंटल नहीं था, वो रिप्रेजेंटेशन के दौर पे बात किया गया है। और ऐसे ही आरक्षण कब तक लेते रहोगे, तो जो पूछते हैं उनका मेरे को सवाल है। हम आरक्षण की बात छोड़ दीजिए, जो अघोषित आरक्षण होते हैं इस देश में, उसकी बात कब करेंगे? किसी दलित या बहुजन को बनाओ शंकराचार्य भट्ट पंडित जी, फिर आगे की बात करेंगे। तिजोरी दो हमको, तिजोरी दो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की तिजोरी दो, वो तो आपके बाप की रिजर्व्ड है, फिर हमारे रिजर्वेशंस पे क्यों जलते हैं लोग? और मैथमेटिक्स लगाओ, 5000 साल ज़्यादा या 70 साल ज़्यादा, सिंपल मैथ्स कर लो। तो सुजात, ये बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है, क्योंकि आप एक यूथ हैं, तो मुझे बहुत नए तरीके की जनरेशन की समझने का भी मौका मिल रहा है कि आज का हमारा युवा क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में इन मुद्दों को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग है। और बिकॉज यू बिलोंग टू दैट लेगेसी, तो और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो युवाओं में आप काम करते हैं, तो वंचित बहुजन अघाड़ी जो आपकी पार्टी है, जिसे प्रकाश अंबेडकर जी आपके फादर जो हैं वो चला रहे हैं, वो कितनी लोकप्रिय है, और क्या आपकी आगे की प्लानिंग्स हैं कि मैं और ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँगा यूथ को? वंचित बहुजन अघाड़ी 2018 में फॉर्म हुई थी, और 2019 की लोकसभा इलेक्शन में वंचित बहुजन अघाड़ी ने 38 लाख वोट लिए थे। वोट्स मिले आपको, सीट नहीं मिली, लेकिन 38 लाख वोट मिले। और सीट नहीं मिली, उसका भी एक एक्सप्लेनेशन कांशीराम जी ने दिया है कि पहली इलेक्शन हम लड़ते हैं हारने के लिए, दूसरी लड़ते हैं हराने के लिए, और फिर तीसरी लड़ेंगे जीतने के लिए। हाँ। तो एक न्यू बॉर्न पार्टी को 38 लाख वोट मिलना एक छोटी बात बिल्कुल नहीं है। जो भी एक पार्टी जहाँ पे एक स्टेट में जहाँ पे शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, भाजपा जैसे सारे पार्टी स्ट्रांग है, उनके खिलाफ इंडिपेंडेंटली लड़के एक 38 लाख जितना बड़ा अमाउंट ऑफ वोट्स और लोगों का सपोर्ट लेके आना एक छोटी बात नहीं थी। और वो जो 38 लाख से वो आगे से जाके बढ़ते ही रहेंगे। और वंचित बहुजन अघाड़ी का आपने फॉर्मेशन और इलेक्शन कैंपेन्स देखा रहेगा 2019 का, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ताकत जो थी वो थी युवाओं की, और जो फोरफ्रंट में थे कैंपेन के और वंचित बहुजन के फॉर्मेशन में भी वो थे, हाँ वो युवा थे। तो इसी तरह से वंचित बहुजन अघाड़ी जो है वो सब जितने भी महाराष्ट्र में वंचित घटक है, ओबीसी हो, माइक्रो ओबीसी हो, LGBTQ कम्युनिटी हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, दलित हो, उनको एक साथ बन के एक एजेंडा लिया है कि आज तक जिनसे सत्ते की तिजोरी और स्टेट पॉलिसी मेकिंग दूर रखा गया था, उनको हम सत्ता में पहुंचाएंगे, और वो बनाएंगे अपने कम्युनिटीज़ के लिए और अपने हित के लिए स्टेट पॉलिसीज दैट विल बी बेनिफिशियल। तो नेशनल पॉलिटिक्स के लिए क्या प्लानिंग्स है कि मैं महाराष्ट्र तक ही काम करूंगा, या वंचित बहुजन अघाड़ी को हम एक राष्ट्रीय पार्टी की तरह भी देख सकते हैं, उस पे क्या? अगर महाराष्ट्र तक ही सीमित रखना था तो आज हम दिल्ली में हमारी ये मुलाकात होती ही नहीं थी सर। वंचित बहुजन देखो, जैसे एक पार्टी का एक ग्रोथ कर्व होता है, पहले इसको जहाँ से बिगिनिंग लिया है वहाँ स्टेट में थोड़ा स्टेबल होके ही तो आगे बढ़ेगा। हम महाराष्ट्र में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहे हैं, और धीमे धीमे बाकी के स्टेट्स में और जहाँ पे सपोर्ट दिखेगा वहाँ आगे बढ़ने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ आपकी अलायंस हुए हैं, अभी
ऐलान भी हुआ, पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। शिवसेना की जो राजनीतिक पारी है वो एक तो बदनाम राजनीति है क्योंकि वो हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स पे उन्होंने सारा काम किया है, तो अम्बेडकराइट थॉट के साथ वो मैचअप नहीं होती है। और दूसरा, अभी जो शिवसेना का गुट आपके साथ में उद्धव ठाकरे वाला, वो खुद ही अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है कि हम कैसे अभी बचाएं रखें उसको। तो इन दोनों सिनेरियो में आप इस अलायंस को कैसे देखते हैं? एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि इधर सबसे पहले एक थोड़ा कास्टिज्म का एंगल आप समझ लीजिए। यहाँ के जितने भी सेक्युलर लोग थे जो बोले थे कि अम्बेडकरवादी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनका अलायंस हमको आइडियोलॉजिकली स्टेबल नहीं दिख रहा। उन्होंने एक भी सवाल नहीं उठाया था जब भी महाविकास आघाड़ी में शरद पवार की एनसीपी ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सत्ता बनाने में उद्धव ठाकरे जी को मदद की थी। तो वो एक कास्टिज्म और आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी आपको सीधा सीधा उधर अंडरलाइन होती हुई दिखेगी। और दूसरी चीज़, अगर आप महाराष्ट्र के एक दंगल पे फोकस करें जो था मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामांतर का आंदोलन और उसके बाद जो लड़ा हुआ, उसमें आप देखो तो इट वाज प्राइमरीली बिटवीन शिव सैनिक्स और अम्बेडकरवादी। आज वो शिव सैनिक जो था उसमें एक स्प्लिट हो गया है। एक शिवसेना का गठ जो है वो आरएसएस और बीजेपी और ब्राह्मणी ताकतवर के साथ बैठ गया है, और दूसरा जो ग्रुप था वो सीधा अम्बेडकरवादियों के साथ आके ज्वाइन हो गया है। तो इसे मैं पॉलिटिकल अम्बेडकर आइडियोलॉजी की विक्ट्री मानूंगा कि उनको अब हमारी पिच पे आके खेलना पड़ेगा। कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम एक यूनिवर्सिटी को देने के लिए विरोध कर रहे थे वो आज सीधा अम्बेडकर भवन में आके, जहाँ पे बाबा साहब अपने भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, वहां पे आके बाला साहब अम्बेडकर को समर्थन दे रहे और युति घोषित कर रहे। इसे मैं अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी की विक्ट्री मानता हूँ। दैट्स अ बिग थिंग, बिकॉज आपने अब उनको अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया है कि अब उनको हमारी जरूरत दिख रही है। तो राष्ट्रीय तौर पे आप देखें कि अम्बेडकरवाद क्या इस मनुवाद का और जो ये आरएसएस का जिसे हम संघवाद कहते हैं, संघवाद, हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा है, इन तमाम ताकतों का जो फासिस्ट आइडियोलॉजी वाली ताकतें हैं, क्या इनका जवाब अम्बेडकरवाद ही हो सकता है? क्योंकि जब हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती है या बात होती है तो उसमें हमेशा इनको तो फ़ायदा मिलता है। ये लोग तो जीत जाते हैं, धर्म की राजनीति में जीत जाते हैं, लेकिन जाति की राजनीति पे इनको हारना पड़ता है क्योंकि उसमें इनका कैरेक्टर दिखाई देता है। तो क्या आपको लगता है कि मनुवाद का, संघवाद का, आरएसएस के एजेंडे का इकलौता जवाब अम्बेडकरवाद हो सकता है? जी बिल्कुल। एंड आई थिंक मेरे दूसरे या तीसरे ही सवाल में इसका जवाब दिया था, जहां आपको दिखेगा कि भारत में हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी और हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स जो चालू किया गया था वो चालू करना गया था क्योंकि उन्होंने जाति के मुद्दे पे मार खाई थी। देखिए, जो बाबरी था, जो रथ यात्रा था, जो कार सेवा था, वो मंडल के खिलाफ कमंडल था। ओबीसी अपराइजिंग खत्म करने के लिए हिंदुत्व राइजिंग किया गया था, और इसी बेसिस पे आपको ये समझ में आएगा कि अगर आरएसएस और फैशिस्ट हिंदुत्ववादी ताकतों को हराना है तो अम्बेडकरवादी विचारधारा ही एक सोल्यूशन है। अम्बेडकरवादी विचारधारा एक सॉल्यूशन हो सकती है। और तमाम जन आंदोलनों में जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि बाबा साहिब एक आइकन की तरह से उभर रहे हैं, और वो उनकी स्वीकार्यता को बताता है कि कैसे वो अब एक प्रतिरोध का चेहरा बन गए हैं। वी आर अबाउट टू फिनिश, एक दो सवाल मैं ले रहा हूँ। और जिस ग्लोबलाइजेशन की आप बात कर रहे थे कि बाबा साहेब एक ग्लोबल आइकन की तरफ बन रहे हैं, कैलिफोर्निया में अभी बिल आ गया है, सिएटल में एंटी कास्ट बिल आ गया है, कनाडा में जो है वहाँ पे भी एंटी कास्ट बिल को लेके आने की बात हो रही है, कास्ट को प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डाला जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ग्लोबल लेवल पे डॉक्टर अंबेडकर को स्थापित करना, जैसे यूनाइटेड नेशंस में उनकी जयंती मनाई जा रही है, और कास्ट को एक ग्लोबल इशू बनाना, क्योंकि आप लंदन में रहे हैं, वहाँ पढ़ाई की है, तो नस्ल की तरह यानी रेस जो है, रेस की तरह
कास्ट को भी ग्लोबल करने की बहुत ज़रूरत है अभी, क्योंकि इंडिया में जब हम एंटी कास्ट मूवमेंट को देखते हैं तो वो हमारा आपस में तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ग्लोबल जो प्लेटफॉर्म्स है, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे भी हमें कास्ट को ग्लोबलाइज करना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर को ग्लोबलाइज करना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर को, बाबा साहब को ग्लोबलाइज करना चाहिए, हाँ ज़रूर करना चाहिए। आज जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी ह्यूमन राइट्स या मानवतावादी लड़ाई में, मानवतावादी जंग में जितने भी हमारे हीरोज या आइडल्स रहे हैं, उसमें से एक बाबा साहब अंबेडकर हमेशा होने चाहिए, जिसमें हम मैल्कम एक्स पकड़ते हैं, मार्टिन लूथर किंग पकड़ते हैं, वो पोडियम पे बाबा साहब होने चाहिए, बिकॉज उतने लेवल का एक मानवतावादी मूवमेंट चालू करके उसको पॉलिटिसाइज करने वाले बहुत कम लोग हमने इस दुनिया में देखे हैं। उसके ऊपर अब बाबा साहब का राइटिंग्स और उनकी आइडियोलॉजिकल और उनकी थॉट प्रोसेस अगर आप देखें तो इट इज़ वेरी ऑल एनकम्पासिंग, जहाँ पे वो ह्यूमन राइट्स को एक सोशल एंगल से भी एस्टेब्लिश करते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के दौर से पॉलिटिकल राइट्स के दौर पे गारंटी, एस्टेब्लिश भी नहीं, गारंटी करते हैं। दूसरी तौर पे प्रॉब्लम ऑफ द रूपी जैसे उनके पब्लिकेशंस में सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स आके नहीं, हमके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट और इकोनॉमिकली स्टेबल होने का महत्व समझाते हैं। तो दिस ऑन एन ग्लोबल लेवल ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, और अंबेडकर इज एन ग्लोबल आइकॉन, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इज एन ग्लोबल आइकॉन। पर दूसरी तरह से कास्ट ये ऐसी चीज़ है जो जैसे हिंदू सवर्णा दुनिया भर घूमेगा, वो अपने साथ अपनी विचारधारा लेके जाएगा, अपने साथ अपनी सोच लेके जाएगा, अपने साथ अपनी रीति रिवाज परंपराएं लेके जाएगा, उसके साथ उसी बैगेज में वो कास्ट और डिस्क्रिमिनेशन भी लेके जाएगा। तो जहाँ जहाँ भारत के हिंदू सवर्णा जाके सेटल होते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में या ज़्यादा पॉपुलेशन में जाते हैं तो वहाँ पे ज़रूर कास्ट अवेयरनेस होने का ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने साथ डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट इनइक्वालिटीज लेके जाएंगे। और आज कैलिफोर्निया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के इंस्टेंसेस आपको फेस नहीं करने पड़ते, तो आज कैलिफोर्निया स्टेट को वो लॉ डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। राइट। ये लॉ क्यों, आप मेरे को बोलो, अगर किसी फॉर एग्जाम्पल एक देश में जहाँ पे कास्ट एज अ सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो क्यों फुकट का उधर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन करने वाला लॉ लगाएंगे? सही बात है। वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इनइक्वालिटीज हुआ है, इसी वजह से उनको वो लॉ लागू करना पड़ा है उधर के लोगों की सुरक्षा और प्रोटेक्शन के लिए। तो जितना इंडियंस अपने साथ कास्ट एज एन इंडियन, क्या बोलूँ, एक एज एन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा बोल के लेके जाएंगे, वहाँ पे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को स्टेट पॉलिसीज के थ्रू कास्ट कर्व करने के लॉज इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ही। बट मैं दूसरी तौर पे ये जितने भी अपने अम्बेडकर राइट मूवमेंट के लोग हैं जो कैलिफोर्निया में है, यूएसए में है, यूके में कास्ट वॉच जैसे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं, उनको भी एक जय भीम और सलाम करना चाहूँगा कि उन्होंने एक फॉरेन लैंड पे अपने लोगों के साथ एक नेटवर्क बनाए रखा, एकजुट रहे, एक संघर्ष किया, और वो संघर्ष को सक्सेसफुली स्टेट पॉलिसी के दौर पे हम इंडिया में बैठ के एज एन एग्जाम्पल देख रहे हैं। राइट। तो ये सॉलिडारिटी बनेगी क्या ग्लोबल तौर पे कि अगर हम इंटरनेशनली एंटी कास्ट मूवमेंट को लेके जाते हैं तो दुनिया की सरकारें, दुनिया के इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं या ह्यूमन राइट्स वॉच हैं, वो भारत सरकार को कहीं ना कहीं उस पर नज़र रख सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि आपको ये भेदभाव ख़त्म करना चाहिए? वो करना ही होगा, और ग्लोबली ये आगे लेके जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 94 में डरबन में कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को लेके, जहाँ पे इंडिया से बाला साहब अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर एक रिप्रेजेंटेटिव गए थे हु वांटेड टू पुट कास्ट एंडिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एज यूएनडीपी का प्रिंसिपल में डालना था। वहाँ पे जब ही कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ के सरकार ने डिफरेंट प्रोमिसेस करके डिफरेंट डेलीगेट्स के साथ वो इशू घुमाया गया इंटरनेशनल लेवल पे, जाकि वो यूएनडीपी के सामने वो इशू रेज नहीं कर पाए। पर आज आगे हमको
अलग अलग जगहों पे अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट एक आंदोलन उठ रहा है, वो आंदोलन आगे व्यापक होके स्टेट पॉलिसी के दौर पे हमको एक डिस्क्रिमिनेशन पे बैन दिख रहा है. सो दिस इज ऑल्सो वन वे वी विल गो फॉरवर्ड, कनेक्ट एवरीबडी एंड हैव एन ग्लोबल अम्बेडकराइट मूवमेंट. तो उससे सोलिडारिटी बनेगी डेफिनेटली, हमें उम्मीद रखनी चाहिए. आखिरी कुछ छोटे से सवाल ले रहा हूँ और बहुत मज़ा आया मुझे बात करने में कि एक यंग युवा वारिस भी हैं और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की लड़ाई में एक सैनिक के तौर पे भी हैं कि हमें उनके सपनों का प्रबुद्ध भारत बनाना है. तो एक युवा स्कॉलर से बात करना, उनके विचारों को जानना मेरे लिए भी एक लर्निंग सेशन है कि मैं भी अपनी समझ बना रहा हूँ. सुजात, मैं आपकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स देख रहा था इंस्टा पे, फेसबुक पे. आपकी कई मज़ेदार उसमें फ़ोटो हैं. जैसे फेसबुक पे आप ऑटो चला रहे हो, शायद ऑटो बैठे उसका कवर फ़ोटो लगाया है. कुछ तस्वीरें जिसमें आप बैंड का हिस्सा हैं, म्यूज़िक का हिस्सा हैं. तो एक पर्सनैलिटी उन तस्वीरों को देख के समझ में आती है कि यार ये एक चुलबुला सा बच्चा है जो नोटी सा है, जो संगीत में कुछ रुचि रखता है और कुछ मज़ेदार करना चाहता है ज़िंदगी में, कुछ अच्छी चीज़ें करना चाह रहा है. वो चीज़ें छूट रही हैं क्या ये सब राजनीति आंदोलन के चक्र में कि मैं यार इधर आ गया, अब वो सब छूट रहा है? नहीं, आई थिंक फॉर मी इट गोज हैंड इन हैंड. क्योंकि वो सिर्फ मस्ती मस्ती नहीं है, वो कभी तो आगे जाके विद्रोह भी होगा और एक बंडखोरी भी दिखेगी. तो अभी म्यूजिक करते हैं आप, कुछ करते हैं? मैं एक बैंड के लिए बजाता था. अभी फ़िलहाल तो नहीं बजाता हूँ क्योंकि हम सब अपने अपने और पे नोबडीज इन द सिटी एनीमोर. और वो एक कॉलेज टाइम का बैंड था. कॉलेज के बाद सब लोग अपने रास्ते पे चल दिए. बट अभी भी जब भी घर पे रहता हूँ, फ्री टाइम रहता है तो इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का सुनता हूँ, गाने हमेशा सुनूंगा. और दूसरी तौर पे म्यूज़िक से टच कभी टूटता नहीं. और म्यूजिक रिलीफ भी देता है. म्यूज़िक रिलीफ बाबा भी साहब देता वायलिन है. बजाया करते थे. म्यूज़िक रिलीफ भी देता है. म्यूज़िक रिलीफ वाले को जगाता भी है. म्यूज़िक अंदर एक जोश देता है, एक अंगार देता है. पर हमारे लिए तो वो एंटी कास्ट मूवमेंट में ये टूल्स हैं बेसिकली कि विद्रोही गीत गाना, कुछ साज बजाते हैं तो हम एक एंटी कास्ट मूवमेंट में भी उसका हिस्सा लेके आते हैं. हमारे लिए कला संगीत एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है उसका. और बाबा साहब का एक स्टेटमेंट था कि मेरे 10 भाषणों के बराबर एक गीत है. और आप देखोगे तो अभी पारंजित का जो एंटी कास्ट कलेक्टिव है, वहाँ से लेके वामन दादा करडक तक हमारे पास म्यूजिक और एंटी कास्ट मूवमेंट का पूरा लेगेसी है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो हम उम्मीद करते हैं कि सुजात अंबेडकर से दोबारा मुलाकात होगी हमारी और फिर हम और नई चीज़ों पर बात करेंगे. वंचित बहुजन अघाड़ी की राजनीति को समझने में और भारत में जो अलग अलग राजनीतिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उन पर सुजात अंबेडकर की राय समझने में मुझे इस इंटरव्यू में काफ़ी मदद हुई. मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्शकों को भी अपनी एक समझ बनाने में, एक राय बनाने में आसानी हुई होगी. सुजात अंबेडकर की बताई हुई बातों पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट के ज़रिए लिख सकते हैं. सुजात, चूँकि आप जर्नलिज़म के स्टूडेंट रहे हैं, जर्नलिज़म प्रैक्टिस किया है, तो मेरी जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है या जो हम बहुजन मीडिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको आप कैसे दिखते हैं? उनके बारे में अगर आप कहें कि भाई मदद करो, सब्सक्राइब करो, हमारे लोगों से आप अपील कर पाएँ. आपने पूछा मैं आप कैसे देखता हूँ, तो उसका एक छोटा सा आंसर होगा द वे फॉरवर्ड. और आपकी तरफ से और जितने भी इंडिपेंडेंट अम्बेडकराइट चैनल्स हैं, माध्यम से, उनकी सबकी तरफ से मैं सबको अपील करना चाहूँगा कि हम सबको पता है कि आज की मीडिया किसकी गोदी में बैठी है. आज बहुजन हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, LGBTQ+ कम्युनिटी के मेंबर्स हो, दे आर हेविली अंडर रिप्रेजेंटेड इन एवरी इंडियन न्यूज़ रूम. और अगर उधर गए तो उनको काम करने से ज़्यादा सर्वाइवल बिकम्स अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर देम. इसीलिए अल्टरनेट अम्बेडकराइट मीडिया इज़ द वे फॉरवर्ड. एंड मैं सबको आपके माध्यम से यही अर्ज करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये चैनल को फॉलो कीजिए. थैंक यू सो मच. जय भीम.
जय भीम। बहुत मज़ा आया बात करते हुए। इस इंटरव्यू पर अपनी राय दीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीट।